दोस्तों, जिस स्विफ्ट बटन को दबा करके अमेरिका ने रातों रात रसिया की पूरी इकोनॉमी को तबाह कर दिया था, आखिर भारत ने ऐसा कौन सा खुफिया ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है कि आज अमेरिका चाहकर के भी भारत को वो धमकी नहीं दे सकता है। क्या आप जानते हैं कि वीजा और मास्टर कार्ड जैसे खरबों डॉलर की अमेरिकी कंपनियों के सीईओज भारतीय यूपीआई को रुकवाने के लिए व्हाइट हाउस और अमेरिका की संसद के अंदर सीक्रेट लॉबिंग क्यों कर रहे हैं? आखिर 2 रुपए के एक कागज पर छपे क्यूआर कोड ने उनका अरबों डॉलर का साम्राज्य रातों रात कैसे बर्बाद कर दिया है? हर कोई कहता है कि यूपीआई पूरी तरह से फ्री है, बैंक और सरकार को इससे कोई सीधा मुनाफा नहीं होता, लेकिन अगर ये फ्री है तो इसके पीछे भारत सरकार का वो कौन सा खौफनाक और 100 साल आगे का मास्टर प्लान छिपा है, जिसे देख करके आज यूरोपीय देशों की भी रातों की नींद उड़ी हुई है। फ्रांस, यूएई और सिंगापुर जैसे 12 से ज्यादा देश अचानक से अमेरिका के पुराने डॉलर सिस्टम से किनारा करके गुपचुप तरीके से भारत के यूपीआई की शरण में क्यों आ गए हैं? आखिर भारत ने उन्हें ऐसा क्या लालच या टेक्नोलॉजी दे दी जो अमेरिका 70 सालों में भी नहीं कर पाया? गूगल पे, एप्पल पे और चाइना का वी चैट बनाने वाले दुनिया के सबसे जीनियस अरबपति इंजीनियर्स आज तक भारत जैसी इंटरऑपरेबल टेक्नोलॉजी क्यों नहीं बना पाए? हर दिन 660 मिलियन यानी कि 66 करोड़ का लेन देन जिस स्पीड और डेटा को प्रोसेस करने के अंदर दुनिया के सबसे बड़े सर्वर्स क्रैश हो जाते हैं, भारत के उस अभेद्य और गुप्त सर्वर के पीछे की सिक्योरिटी क्या है? क्या यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट ऐप है या फिर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी कि आर्थिक युद्ध का वो हथियार है जिससे भारत 2030 तक अमेरिकी डॉलर के विश्वव्यापी घमंड को हमेशा के लिए मिट्टी में मिलाने वाला है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम उस इनसाइड स्टोरी और जियोपॉलिटिकल पावर गेम को डिकोड करेंगे जिसे समझना हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, दुनिया पर राज करने के लिए सिर्फ आधुनिक हथियारों, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और खतरनाक सेना की जरूरत नहीं होती। पिछले 70 सालों के अंदर अमेरिका ने पूरी दुनिया पर जो राज किया है उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं है, बल्कि उसका फाइनेंशियल सिस्टम और उसका डॉलर रहा है। जब भी आप किसी देश की इकोनॉमी को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको उसके पेमेंट नेटवर्क को अपने कब्जे में लेना होता है। दशकों तक पूरी दुनिया के डिजिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर अमेरिका की मुट्ठी भर कंपनियों का एक छत्र राज था, वीजा, मास्टर कार्ड और अमेरिकन एक्सप्रेस। ये वो नाम हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा मायाजाल बिछाया था जिसे भेदना किसी भी देश या सरकार के लिए लगभग नामुमकिन लग रहा था। अमेरिका और यूरोप का अहंकार इस बात पर टिका था कि उनके पास में दुनिया का सबसे मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है। उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ढांचे पर अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन दोस्तों उनका ये सिस्टम असल में बेहद धीमा, शोषक और पुराना था। आज भी अगर आप अमेरिका के अंदर एक खाते से दूसरे खाते में पैसा भेजते हैं तो ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस यानी कि ACH टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर पैसा सेटल होने में 1 से 2 दिन यानी कि T+1 T+2 का टाइम लग जाता है। दोस्तों, जब स्मार्टफोन का दौर आया तो सिलिकॉन वैली के जीनियस इंजीनियर्स ने एप्पल पे, गूगल वॉलेट और वेनमो जैसी कई आकर्षक चीजें बनाई। दुनिया को लगा कि ये कोई बहुत ही बड़ी क्रांति हो गई है, रेवोल्यूशन आ गया है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ा कैच था जिसे आम जनता कभी नहीं समझ पाई। ये कोई नई तकनीक नहीं थी, ये सिर्फ उसी पुराने, धीमे और महंगे बैंकिंग ढांचे के ऊपर लगाई गई एक नई डिजिटल स्किन मात्र थी। अमेरिका कभी शून्य से एक नया रियल टाइम ढांचा बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि वहां की ताकतवर बैंकिंग लॉबी और खरबों डॉलर की कार्ड कंपनियां ऐसा कभी भी नहीं होने देना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि उनका वर्चस्व खत्म हो और लेन देन का कंट्रोल उनके हाथों से निकल जाए। दूसरी तरफ चाइना ने डिजिटल भुगतान के अंदर अपनी एक अलग पहचान बनाई, अलग दुनिया बनाई और एक बड़ी डिजिटल क्रांति को जन्म दिया। वी चैट पे और अलीपे के जरिए चाइना ने अपने देश के अंदर कैश को लगभग खत्म कर दिया। लेकिन दोस्तों, चाइना की ये तकनीक क्लोज्ड लूप पर काम करती है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर आपके पास में वीचैट है तो आप अलीपे इस्तेमाल करने वाले को पैसा नहीं भेज सकते हैं।
आपको उसी कंपनी के इकोसिस्टम के अंदर फंसा रहना होगा। ये पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों का एकाधिकार था, जिसे बाद में चाइनीज सरकार ने घबरा करके अपने कंट्रोल में लेने के लिए क्रैकडाउन किया। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच में भारत ने जो किया, उसने दुनिया के हर स्थापित आर्थिक नियम को पलट करके रख दिया है। वेस्टर्न कंट्रीज ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस देश को वो कभी सपेरों का देश कहकर के मजाक उड़ाते थे, वो दुनिया का सबसे उन्नत, सबसे तेज और सबसे घातक भुगतान ढांचा तैयार कर लेगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने मोदी सरकार के विजन के साथ मिलकर के एक ऐसा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जो पूरी तरह से ओपन और इंटरऑपरेबल है। दोस्तों, भारत का ये यूपीआई सिस्टम किसी एक कंपनी की जागीर नहीं है। सरकार ने एक डिजिटल हाईवे बना दिया है और अब उस पर कोई भी फिनटेक कंपनी अपनी गाड़ी आसानी से दौड़ा सकती है। दोस्तों, आप गूगल पे का इस्तेमाल करके फोन पे या एटीएम के क्यूआर कोड के ऊपर पैसे भेज सकते हैं और पैसा सीधे आपके बैंक खाते से सामने वाले के बैंक खाते में पलक झपकते ही रियल टाइम के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। बीच में कोई प्राइवेट वॉलेट नहीं होता, कोई क्लोज्ड लूप नहीं होता, पैसा कहीं होल्ड नहीं होता और सबसे बड़ी बात, कोई अमेरिकन सर्वर इसके अंदर दखल नहीं दे सकता है। यही वो टेक्नोलॉजिकली आक्रामकता है जिसने पूरी दुनिया को चकित करके रख दिया है। दोस्तों, अब जरा उस खौफनाक सच को समझते हैं जिसने वीजा और मास्टरकार्ड जैसी खरबों डॉलर की कंपनियों को भारत के अंदर घुटनों पर ला दिया है। दोस्तों, इन कार्ड कंपनीज का बिजनेस मॉड्यूल शुरू से ही बेहद शोषक रहा है। जब भी आप अपने डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से किसी दुकान पर पेमेंट करते हैं तो ये कंपनियां दुकानदार से 1 से 3% तक का मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी कि MDR वसूलती हैं। इसके अलावा दुकानदार को एक भारी भरकम POS मशीन भी रखनी पड़ती है जिसका रेंट, इंटरनेट कनेक्शन और बिजली का खर्च अलग से लगता है। दोस्तों, अगर भारत के किसी छोटे से गांव के अंदर एक इंसान 100 रुपए का पेमेंट कार्ड से करता है तो उसमें से लगभग 2 रुपए सीधे अमेरिका में बैठे इन कॉरपोरेट दिग्गजों की जेब में चला जाता है। दोस्तों, ये भारत जैसी तेजी से उभरती इकोनॉमी के ऊपर एक अदृश्य टैक्स के समान था जो हमारी इकोनॉमी को खोखला कर रहा था। भारत सरकार इस ग्लोबल खेल को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी थी और फिर यूपीआई के रूप में भारत ने वो सर्जिकल स्ट्राइक की जिसने इस पूरे मायाजाल को एक ही झटके के अंदर हमेशा के लिए काट के रख दिया। यूपीआई ने ग्राहकों और मर्चेंट्स के लिए MDR को पूरी तरह से जीरो कर दिया। जब पेमेंट एकदम फ्री में तुरंत और सीधे बैंक खाते से हो जाएगा तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो विदेशी कंपनियों को 2% की फीस देगा। 20,000 रुपए की महंगी POS मशीन की जगह 2 रुपए के कागज पर छपे QR कोड ने ले ली है। दोस्तों, भारत के हर नुक्कड़ पर ठेले वाले से लेकर के सब्जी वाले तक और चाय वाले से लेकर के 5 स्टार होटल तक हर जगह पर QR कोड लग चुका है। ये सिर्फ एक पेमेंट टेक्नोलॉजी का विस्तार नहीं है, ये अमेरिकी कार्ड नेटवर्क की मौत का फरमान है। दोस्तों, आज ये अमेरिकी कंपनियां भारत सरकार से गुहार लगा रही हैं, वॉशिंगटन DC के अंदर लॉबिंग कर रही हैं कि उनके बिजनेस मॉडल को किसी तरह से बचाया जाए। वो शिकायत कर रही हैं कि भारत का ये सिस्टम उनके लिए अनफेयर है, लेकिन यूपीआई का पहिया अब किसी के रोके रुकने वाला नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये सिर्फ एक थ्योरी है तो जरा भारत सरकार और एनपीसीआई के इन बिल्कुल ताज़ा और खौफनाक आंकड़ों पर गौर कर लीजिए जिन्होंने वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े आर्थिक पंडितों का दिमाग हिला दिया है। दोस्तों, हमारी संसद के अंदर वित्त राज्य मंत्री द्वारा पेश किए गए और जून 2026 तक के लेटेस्ट डेटा के मुताबिक यूपीआई प्लेटफॉर्म के ऊपर अब 55.49 करोड़ यूजर्स रजिस्टर हो चुके हैं। वित्त वर्ष 2026 के अंदर यूपीआई के माध्यम से 24,161 करोड़ के लेन देन हुए हैं। दोस्तों, जरा इस आंकड़े की यानी इन ट्रांजैक्शंस की विशालता को फिर से महसूस कीजिए। 24,161 ट्रांजैक्शन और इन लेन देन का कुल जो वैल्यू है वो 314.23 लाख करोड़ रुपए का रहा है। दोस्तों, ये आंकड़ा दुनिया की कई विकसित अर्थव्यवस्थाओं की कुल जीडीपी को मिला दें तो उससे भी ज्यादा है।
दोस्तों आज की डेट के अंदर ग्लोबल लेवल पर अमेरिकन दिग्गज वीजा कंपनी हर दिन लगभग 63.9 करोड़ लेन देन प्रोसेस करती है, जो उनका अधिकतम है, और वो भी दुनिया भर के अंदर। लेकिन दोस्तों इसके उलट भारत का यूपीआई अब हर दिन 66 करोड़ लेन देन के ऐतिहासिक आंकड़े को पार कर चुका है। मई 2026 के अंदर तो यूपीआई ने एक ही महीने के अंदर 2341 करोड़ लेन देन का नया रिकॉर्ड बनाया था। मतलब दोस्तों दुनिया भर के अंदर जितने भी रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी जहां पैसा तुरंत एक खाते से दूसरे खाते में जमा होता है, उसमें से अकेले 49% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ भारत के यूपीआई का है। ये कोई आम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये दुनिया का सबसे विशाल, सबसे तेज और सबसे आक्रामक वित्तीय ढांचा बन चुका है, जिसे ओवरटेक करना अब किसी भी देश या कंपनी की बस की बात नहीं है। लेकिन दोस्तों इतनी बड़ी सफलता के पीछे की असली और गुप्त ताकत क्या है? क्यों दुनिया का कोई और देश इसे कॉपी नहीं कर पाया? इसकी दोस्तों सबसे बड़ी ताकत इसका ओपन एपीआई आर्किटेक्चर और अभूतपूर्व स्केलेबिलिटी है। दोस्तों दुनिया के अधिकांश सिस्टम पहले पैसे को एक डिजिटल वॉलेट में डालते हैं, जिससे पैसा बैंक से निकल करके एक प्राइवेट इकोसिस्टम में होल्ड हो जाता है। लेकिन यूपीआई में पैसा सीधे बैंक से निकल करके दूसरे बैंक में चला जाता है। इससे पूरी इकोनॉमी के अंदर पैसे का प्रवाह यानी कि वेलोसिटी ऑफ मनी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, जो किसी भी देश की आर्थिक ग्रोथ के लिए सबसे अहम इंजन होता है। और दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है भारत का अपना लोकल इनोवेशन, जिसे हम साउंड बॉक्स कहते हैं। सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े इंजीनियर्स सोचते रह गए कि अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोगों को डिजिटल पेमेंट पर भरोसा कैसे दिलाया जाए। उन्हें लगता था कि इसके लिए सबको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी या महंगे स्मार्टफोन्स लेने पड़ेंगे। लेकिन भारत ने इसका जवाब एक छोटे से प्लास्टिक के स्टिकर से दे दिया। जब मशीन अपनी स्थानीय भाषा में, चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो, बंगाली हो, ऐसे बोल करके बताती है कि 20 रुपए प्राप्त हुए, तो तकनीक और इंसान के बीच का हर अविश्वास पल भर के अंदर खत्म हो जाता है। दोस्तों ये भारत की वो जमीनी समझ है जिसे सिलिकॉन वैली के एसी कमरों के अंदर बैठ करके डिकोड नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल उठता है। हर दिन 66 करोड़ लेन देन, इतना भयानक ट्रैफिक तो दुनिया के बड़े से बड़े सर्वर्स को सेकंडों के अंदर क्रैश कर सकता है। फिर भारत का सिस्टम इसे कैसे संभाल रहा है और इसके पीछे की सिक्योरिटी स्ट्रक्चर क्या है? क्योंकि अगर ये सिस्टम 1 मिनट के लिए भी हैक हो गया तो देश की पूरी इकोनॉमी ठप पड़ सकती है। तो दोस्तों भारत सरकार और एनपीसीआई ने इसे अभेद्य बनाने के लिए व्यापक यूपीआई सूचना सुरक्षा ढांचा यानी कि CUISF 2025 लागू किया है। इसके साथ ही मोबाइल एप्लीकेशन सुरक्षा ढांचे को इतना कड़ा कर दिया गया है कि कोई भी हैकर इसके अंदर सेंध नहीं लगा सकता है। डिवाइस बाइंडिंग, सिम बाइंडिंग, अनधिकृत मोबाइल नंबर परिवर्तन पर कड़ी रोक और रिस्क बेस्ड ट्रांजैक्शन लिमिट्स ने यूपीआई को दुनिया का सबसे सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिया है। और यही कारण है कि आज तक दुनिया का कोई भी हैकर या दुश्मन देश यूपीआई के मेन फ्रेम को भेदने के अंदर पूरी तरह से नाकाम रहा है। लेकिन दोस्तों इस पूरी कहानी के अंदर असली ट्विस्ट तब आता है, हर कोई सोचता है कि अगर यूपीआई पर MDR 0 है, यानी ये पूरी तरह से फ्री है, तो इसके पीछे भारत सरकार का फायदा क्या है? क्या सरकार सिर्फ समाज सेवा के लिए ऐसा कर रही है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे भारत की डीप रणनीतिक सोच और 100 साल आगे का एक ऐसा खौफनाक मास्टर प्लान छिपा हुआ है, जिसे देख करके वेस्टर्न कंट्रीज के नीति निर्माताओं के पसीने छूट रहे हैं। जब आप हर ट्रांजैक्शन को आम आदमी और व्यापारी के लिए फ्री कर देते हैं, तो देश का हर छोटा बड़ा व्यापारी कैश छोड़ करके डिजिटल सिस्टम के अंदर आ जाता है। इससे भारत की वो विशाल इनफॉर्मल इकोनॉमी जो पहले सरकार की नजरों से पूरी तरह से छिपी हुई रहती थी और जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, वो अब पूरी तरह से फॉर्मल इकोनॉमी के अंदर तब्दील हो चुकी है। जब सड़क किनारे चाय बेचने वाले से लेकर के होलसेल व्यापारी तक पैसा बैंकों के अंदर आपस में घूमने लगता है, तो सरकार के पास में डेटा का एक ऐसा विशाल खजाना आता है जिसकी कीमत आज के दौर में खरबों डॉलर है।
इसी ट्रांजैक्शनल डेटा के आधार पर आज भारत के अंदर छोटे व्यापारियों को बिना किसी झंझट और बिना किसी कोलेटरल के मिनटों के अंदर डिजिटल लोन मिल जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस पूरी प्रोसेस के अंदर टैक्स चोरी को लगभग नामुमकिन बना दिया गया है। यूपीआई के विस्तार के साथ ही भारत का जीएसटी कलेक्शन लगातार नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। दोस्तों, सरकार ने पेमेंट पर लगने वाले छोटे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को छोड़ करके लॉन्ग टर्म डेटा, टैक्स कंप्लायंसेस और फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो जबरदस्त खेल खेला है, वो आज पूरी दुनिया के लिए एक मास्टर प्लान बन चुका है। अब दोस्तों आते हैं उस सबसे बड़े, सबसे भयंकर और जियोपॉलिटिकल सवाल पर जिसने अमेरिका की रातों की नींद उड़ा रखी है। वो है स्विफ्ट सिस्टम का हथियार बनना और यूपीआई का पावर गेम। तो दोस्तों, दशकों से दुनिया भर के अंदर बैंक एक दूसरे से संपर्क करने और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करने के लिए स्विफ्ट नेटवर्क का इस्तेमाल करते आए हैं। इस नेटवर्क के ऊपर पूरी तरह से अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का एक छत्र दबदबा है। जब रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका और उसके सहयोगियों ने रातों रात रसिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर फेंक दिया। उनका मकसद था रसिया की इकोनॉमी का पूरी तरह से गला घोंट देना। अमेरिका ने बिना कोई मिसाइल दागे पूरी दुनिया को ये साफ संदेश दे दिया कि अगर कोई भी देश हमारी बात नहीं मानेगा, हमारी लाइन से बाहर जाएगा या फिर हमारी शर्तों पर काम नहीं करेगा, तो हम उसे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम से काट करके रातों रात अछूत बना देंगे। दोस्तों, भारत ने इस पूरी घटना को बहुत बारीकी से मॉनिटर किया और भारत की डीप रणनीतिक सोच ने तुरंत भांप लिया कि आज जो रसिया के साथ में हुआ है, कल वो भारत के साथ भी हो सकता है। अगर भविष्य के अंदर भारत अपने राष्ट्रीय हितों, अपनी सीमाओं की रक्षा या आतंकवाद के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठाता है और अमेरिका भारत पर दबाव बनाने के लिए प्रतिबंध लगा करके उसे डॉलर नेटवर्क से काटने की कोशिश करता है, तो भारत का क्या होगा? यहीं पर भारत का ये ब्रह्मास्त्र अपनी असली ताकत दिखाता है। दोस्तों, भारत ने बहुत पहले ही समझ लिया था कि अपनी रक्षा के लिए हमें सिर्फ राफेल फाइटर जेट्स या मिसाइलें नहीं चाहिए, बल्कि एक सॉवरेन फाइनेंशियल रेल भी चाहिए जो पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में हो। और यूपीआई वही सॉवरेन रेल है। इसे आप स्विफ्ट का भी बाप कह सकते हैं, क्योंकि स्विफ्ट केवल मैसेज भेजता है, पैसा एक खाते से दूसरे खाते में डाल दो, वो एक्चुअल पैसा सेटल नहीं करता है। जबकि यूपीआई मैसेजिंग और एक्चुअल फंड सेटलमेंट दोनों एक साथ कर देता है। पलक झपकते ही रियल टाइम के अंदर ये सारा काम हो जाता है। दोस्तों, भारत अब इस ब्रह्मास्त्र को अपनी सीमाओं से बाहर निकाल करके पूरी दुनिया में आक्रामक तरीके से फैला रहा है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की इंटरनेशनल विंग NIPL के जरिए यूपीआई का डंका अब ग्लोबल स्तर पर बज रहा है। सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार आज यूपीआई भूटान, सिंगापुर, UAE, फ्रांस, मॉरिशस, श्रीलंका, नेपाल, कतर, ग्रीस, कंबोडिया, ओमान, सेशल्स, इंडोनेशिया समेत दुनिया के 12 से ज़्यादा बड़े देशों के पास में पहुंच चुका है। इसके अलावा साइप्रस, जापान और मालदीव जैसे देशों के अंदर पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं। भारत सरकार ने 23 दूसरे देशों के साथ भी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडिया स्टेक साझा करने के लिए MOU किए हैं, जिसका मतलब है कि अगले 2 से 3 सालों के अंदर ये तादाद कई गुना बढ़ने वाली है। लेकिन दोस्तों, दुनिया के ये अमीर और ताकतवर देश अचानक से अमेरिका के पुराने डॉलर सिस्टम को छोड़ करके गुपचुप तरीके से भारत की तकनीक की शरण में क्यों आ रहे हैं? तो दोस्तों, इसके पीछे 3 बहुत बड़े और लॉजिकल कारण हैं। तो दोस्तों, पहला कारण है रेमिटेंस, यानी कि इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर की लागत के अंदर भारी कमी। एक देश से दूसरे देश के अंदर पैसा भेजना हमेशा से एक बहुत ही महंगा सौदा रहा है। वेस्टर्न यूनियन जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियां और पारंपरिक बैंक इंटरनेशनल रेमिटेंस के ऊपर 5 से 10% तक का भारी भरकम कमीशन वसूलती है। यूपीआई के ग्लोबल जुड़ने से ये लागत लगभग शून्य के करीब आ गई है। आज UAE, कतर या सिंगापुर के अंदर बैठा एक भारतीय कामगार पलक झपकते ही बिना कोई भारी फीस चुकाए सीधा अपने परिवार के बैंक अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर कर सकता है। ये उन करोड़ों भारतीयों के लिए एक वरदान है जो अपना खून पसीना बहा करके देश के अंदर विदेशी मुद्रा भेजते हैं। दोस्तों, दूसरा बड़ा कारण है पर्यटन को मिलने वाला जबरदस्त बूस्ट।
जब कोई भारतीय टूरिस्ट फ्रांस के एफिल टावर के नीचे जाता है या फिर मॉरिशस के खूबसूरत बीच के ऊपर घूमता है तो उसे वहां खर्च करने के लिए डॉलर्स या फिर यूरो खरीदने के लिए फॉरेक्स की लंबी और थकाऊ लाइनों के अंदर नहीं लगना पड़ता, ना ही भारी एक्सचेंज रेट देना पड़ता है। वो अपना फोन निकालता है, क्यूआर कोड स्कैन करता है और पेमेंट सीधे उसके भारतीय बैंक खाते से रुपए के अंदर ही हो जाता है। इससे दोस्तों उन देशों के टूरिज्म को सीधा और बड़ा लाभ मिल रहा है और वो भारत के पर्यटकों को अट्रैक्ट करने के लिए यूपीआई को लाल कालीन बिछा करके अपना रहे हैं। तीसरा और सबसे बड़ा खतरनाक कारण जो अमेरिका की धड़कनें बढ़ा रहा है वो है वित्तीय स्वतंत्रता का आकर्षण। दोस्तों ग्लोबल साउथ के कई विकसित देश दशकों से वेस्टर्न कंट्रीज के वित्तीय एकाधिकार और उनके आर्थिक दादागिरी से तंग आ चुके हैं। वो देश अपनी खुद की डिजिटल भुगतान प्रणाली बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास में ना तो वो एडवांस टेक्नोलॉजी है और ना ही सिलिकॉन वैली जैसा अरबों डॉलर का बजट। दोस्तों भारत यहाँ पर एक ग्लोबल लीडर और बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए अपना इंडियन स्टेक और यूपीआई का पूरा ढांचा इन देशों को बिल्कुल मुफ्त में या बेहद कम लागत के अंदर ऑफर कर रहा है। दोस्तों भारत की डिजिटल कूटनीति उन्हें साफ संदेश दे रही है कि आपको अब किसी वेस्टर्न कंपनी का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। हम आपको अपना प्रूवन सिस्टम देंगे, आप अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज कीजिए। इसी वजह से आज दुनिया के दर्जनों देश भारत के साथ में जुड़ने के लिए कतार में खड़े हैं और जब ये देश भारत के सिस्टम से जुड़ते हैं तो सबसे बड़ा खेल शुरू होता है लोकल करेंसी सेटलमेंट का। भारत जिस तरह से अन्य देशों के साथ में यूपीआई को जोड़ करके सीधे रुपए और साझेदार देशों की स्थानीय मुद्रा के अंदर व्यापार करने का रास्ता खोल रहा है, वो अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। दोस्तों जरा सोचिए, अगर भारत यूएई, रसिया और आसियान कंट्रीज के अंदर सीधा यूपीआई और अपनी लोकल मुद्राओं के जरिए अरबों डॉलर का ट्रेड करने लगे तो उन्हें बीच में अमेरिकी डॉलर्स की जरूरत ही क्यों पड़ेगी। दोस्तों अमेरिका भारत के साथ वो खेल कभी नहीं खेल सकता जो उसने रसिया, ईरान या फिर वेनेजुएला के साथ में खेला है, क्योंकि भारत ने अपना खुद का एक अभेद्य, आत्मनिर्भर और अजेय वित्तीय किला तैयार कर लिया है जो किसी भी बाहरी झटके को सहने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और मोदी सरकार के विजन का सबसे बेहतरीन और जीता जागता एग्जाम्पल है। दोस्तों इस विजन ने दुनिया को ये साबित कर दिया है कि जब स्वदेशी तकनीक को राष्ट्रहित और एग्रेसिव कूटनीति के साथ में जोड़ा जाता है तो परिणाम कितने घातक और अचूक हो सकते हैं। दोस्तों एक समय था जब हम छोटी से छोटी तकनीक और हथियारों के लिए वेस्ट का मुंह देखा करते थे, उनकी शर्तों के ऊपर काम करते थे, लेकिन आज हम एक ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं जिसे बनाने के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज आज भी संघर्ष कर रही हैं। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंदर जहां यूपीआई से सिर्फ 4595 करोड़ लेन देन हुए थे, वहीं 2026 के अंदर ये बढ़कर के 24,161 करोड़ रुपए को पार कर चुके हैं। दोस्तों ये सिर्फ एक गणितीय वृद्धि या फिर ग्राफ पर ऊपर जाती हुई लाइन नहीं है, ये भारत के 140 करोड़ लोगों के व्यवहार के अंदर आया एक ऐसा साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल बदलाव है जिसे दुनिया की बड़ी से बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स भी डिकोड करने में फेल हो चुकी हैं। आज भारत के अंदर सड़क किनारे बैठा एक आम आदमी, एक भिखारी या फिर एक छोटा सा किसान भी क्यूआर कोड लेकर के बैठता है और किसी बड़े 5 स्टार होटल के अंदर उसी क्यूआर कोड से लाखों का पेमेंट हो जाता है। ये वित्तीय लोकतंत्र यानी कि फाइनेंशियल डेमोक्रेटाइजेशन का वो दौर है जिसने अमीर और गरीब के बीच की डिजिटल खाई को पूरी तरह से पाट दिया है। आज गांव का आदमी भी उसी स्पीड से डिजिटल लेन देन कर रहा है जिस स्पीड से मुंबई के नारीवन पॉइंट्स पर बैठा कोई कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव करता है। दोस्तों अमेरिका की सबसे बड़ी ग्लोबल ताकत हमेशा से उसकी मिलिट्री के साथ में उसका डॉलर और उसका मजबूत वित्तीय नेटवर्क रहा है, लेकिन भारत ने अपने इस फाइनेंशियल ब्रह्मास्त्र के जरिए उस अमेरिकी ताकत की सबसे गहरी जड़ के ऊपर अचूक प्रहार किया है। जैसे जैसे दुनिया के और देश यूपीआई जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनाते जाएंगे, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के अंदर डॉलर से हट करके स्थानीय मुद्राओं के अंदर सारा शिफ्टमेंट होता जाएगा और जिस दिन ऐसा बड़े पैमाने पर होने लगा, अमेरिकी डॉलर का ये कृत्रिम आभामंडल ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा जिसने दशकों से दुनिया भर की इकोनॉमीज को अपना बंधक बना रखा है।
दोस्तों, डॉलर की ताकत कम होने का सीधा मतलब है कि अमेरिका की दुनिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की पावर का खत्म हो जाना। अंततः यूपीआई सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कोड या फिर कोई साधारण मोबाइल ऐप नहीं है। ये नए आत्मनिर्भर भारत, कॉन्फिडेंट और बेहद पावरफुल भारत का ग्लोबल घोषणा पत्र है। ये पूरी दुनिया को भारत का एक स्पष्ट और कड़ा संदेश है कि आने वाले टाइम के अंदर तकनीक और पैसे के लेन देन पर अब किसी एक देश या कुछ वेस्टर्न कंपनियों का एकाधिकार नहीं चलेगा। भारत ने न केवल दुनिया की सबसे बेहतरीन, सबसे सस्ती और सबसे मुश्किल तकनीक बनाई है, बल्कि वो इसे पूरी दुनिया के कल्याण के लिए खुले दिल से साझा भी कर रहा है। दोस्तों, यही वो कूटनीतिक और रणनीतिक जीत है जिसके कारण आज दुनिया का हर बड़ा मंच, चाहे वो G20 की बैठक हो या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मंच, भारत के यूपीआई मॉडल के सामने नतमस्तक है। ये डिजिटल वर्ल्ड वॉर का नया चरण है जहां भारत ने बिना गोली चलाए एक बहुत बड़ा और निर्णायक युद्ध जीत लिया है। और दोस्तों, सच कहें तो यही वो गुप्त और असली ताकत है जिसने भारत को 21वीं सदी के निर्विवाद वित्तीय गुरु के रूप में बहुत मजबूती के साथ में स्टैब्लिश कर दिया है। दोस्तों, पूरे ग्लोबल पावर प्ले और इस भयंकर डेटा को देखने के बाद में आपको क्या लगता है कि आने वाले 10 सालों के अंदर भारत का यूपीआई पूरी तरह से अमेरिकी डॉलर के दबदबे और पुराने स्विफ्ट सिस्टम को रिप्लेस कर पाएगा? क्या अमेरिका अपने वित्तीय साम्राज्य के इस पतन को चुपचाप बर्दाश्त करेगा या भारत के खिलाफ कोई नई डिजिटल या फिर आर्थिक चाल चलेगा? दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखें। नमस्कार।